Welcome to Boost Eye Species. Today's we are analyzing our GS paper third 2024 का. So similar है इसका भी concept. Section A 8 marker 125 word limit. ठीक है, चलिए अब तो आप फेमिलियर हो गए होंगे, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं इस बार, जो अभी होने वाला है मार्च एंड या अप्रैल. सो उसमें आपके लिए ये एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल है. बाकी आप अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, योर डेप्थ, आप इसमें प्लस माइनस हमेशा कर सकते हैं. ये एक जर्नल एनालिसिस है, ठीक है. कल को ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलने लगे कि मैम आपने तो सिर्फ यही बताया था. तो ऐसा नहीं है. यू कैन ऐड, मैं बताती हूँ कि कहाँ पे किस तरीके का पॉइंट और एडिशन हो सकता है. सो आप उन चीज़ों को लर्निंग की तरह इस एनालिसिस को लीजिएगा. एकदम डिट्टो रटने की कोशिश में नहीं रहिएगा प्लीज़, बिकॉज मेंस बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़े जाते हैं और बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम भी हैंडल किए जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. First question. Highlight the key components of the upstream and downstream activities in food processing, supply chain management with suitable examples. तो इन्होंने इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. अपस्ट्रीम पहले बताना क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, देन डाउनस्ट्रीम बतानी है फूड प्रोसेसिंग की. ठीक है, इंट्रो. India's food processing sector contribute 7.6% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GAV. ये 22-23 का डेटा है. डिपेंडिंग ऑन एन इफिशिएंट सप्लाई चेन दैट लिंक्स फार्मर टू मार्केट थ्रू सीमलेस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन. ठीक है, बाकी आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एज ए एग्रेनियन कंट्री इंडिया हैज़ सो मच पोटेंशियल इन फ्यूचर बाई developing a mature food supply chain in food processing industries. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. देन अब पहले तो आपको पता होना चाहिए अपस्ट्रीम क्या होते हैं. अपस्ट्रीम जो चीज़ें पहले ज़रूरत पड़ती है, प्राइमरी एग्रीगेशन, प्राइमरी हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. ये फिर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, वैल्यू एडिशन किया जाता है. वैल्यू एडिशन के बाद में पैकेजिंग, ब्रांडिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाउनस्ट्रीम होते हैं. रिटेलिंग, एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स. ठीक है, चलिए अब डिटेल देखते हैं. अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़, दीज इन्वॉल्व सोर्सिंग, इनपुट सप्लाई एंड प्राइमरी एग्रीगेशन बिफोर प्रोसेसिंग बिगिंस. ठीक है, जो पहले किए जाते हैं प्रोसेसिंग से पहले. ठीक है, इनपुट प्रोक्योरमेंट एंड फार्म सपोर्ट. जो भी किसी भी फार्म का जो भी वहाँ का इनपुट वहाँ पे लगना है उसको करो. फिर फार्म को और जो चीज़ें सपोर्ट चाहिए वो सारी चीज़ें करना, लाइक कॉन्टैक्ट फार्मिंग बाय ICTs, ई-चौपाल एंड नेस्लेस मिल्क कलेक्शन नेटवर्क इंश्योर्स क्वालिटी रॉ मटेरियल. ठीक है, मान लो नेस्ले को चॉकलेट बनानी है और उसमें मिल्क का इस्तेमाल है, या नेस्ले को मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने हैं, तो वो कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो इनपुट है उसको वो इंश्योर करें, उसका प्रोक्योरमेंट और उसकी क्वालिटी, जो रॉ मटेरियल उनको चाहिए वो उनको मिले. उसके लिए वो फार्म में जो जो पहले चीज़ें सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे. देन प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs अंडर SFAC फैसिलिटेट कलेक्टिव प्रोडक्शन एंड टाइमली हार्वेस्टिंग. ऑब्वियसली एक बार फार्म को जब सपोर्ट करोगे उसके बाद तो फिर प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग देखोगे, फिर देखोगे प्राइमरी हैंडलिंग और सपोर्ट. ये देखिए क्रोनोलॉजी की तरह ही चल रहा है, ईजी है समझना. ठीक है, देन प्राइमरी हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट. इसके लिए क्या है, कोल्ड चेन की लॉजिस्टिक अच्छी होनी चाहिए, लाइक PM किसान संपदा योजना इसके लिए चलाई गई है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, क्योंकि पेरिशेबल होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब हो जाते हैं. देन सप्लायर कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस. इसका एग्जांपल एपीडा ट्रेसिबिलिटी सिस्टम. जैसे भी एपीडा ट्रेसिबिलिटी सिस्टम लाए हैं, इंश्योर्स एक्सपोर्ट ग्रेड क्वालिटी कंप्लायंस, कि
जो क्वालिटी है किसी भी चीज़ की वो इतनी हाई होनी चाहिए कि हम उसी प्रोडक्ट को इंडिया में भी इस्तेमाल कर सकें और सेम प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें। स्पेशली जैसे मैंगोज हो गए, ग्रेप्स हो गए, सो इस तरीके की पेरिशेबल वाली फ्रूट वाली चीज़ें। देन डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में हम आते हैं। दीज फोकसेज ऑन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट लिंकेज आफ्टर रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब इसका पहला पॉइंट क्या है? प्रोसेसिंग एंड वैल्यू, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। जैसे मेगा फूड पार्क हमने लगाए हैं जो जो क्या करते हैं, प्रोसेसेस पेरिशेबल प्रोड्यूस इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट। क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है उसको उसका वो रेडी टू ईट उसकी प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। उसकी मील्स बना दी जाती है, बिवरेजेस बना दी जाती है। जैसे टोमेटो का टोमेटो केचप बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो मैंगो है, फ्रूटी है, तो उस फ्लेवर की वो और चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग की जाती है। जैसे अमूल एंड पतंजलि इंटीग्रेट अट्रैक्टिव पैकेजिंग विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी टू एनहांस कस्टमर ट्रस्ट। देन डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक। ई नैम जो है प्राइमरी सेल वहाँ की जाती है। ई कॉमर्स, अपीडा एक्सपोर्ट चैनल्स हैं, वहाँ आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। रिटेल पे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में भी कर सकते हैं। देन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी मेजर्स भी लेने हैं आपको। CSR प्रोग्राम्स जो होते हैं लाइक पेप्सिकोज नेट वाटर पॉजिटिव 2030 गोल एंड बायो वेस्ट वैलोराइजेशन इन फूड पार्क्स, ठीक है। देन वी विल सी द कंक्लूजन पार्ट. We can conclude that a robust upstream downstream integration reduces waste, enhances farmers' income, and ensures food safety. As Dr. M.S. Swaminathan said, if agriculture goes wrong, nothing else will have a chance to go right. Why he said this? Because India is agrarian country. Okay. Then now we move towards second question. Sorry. Give a brief account of measures adopted by the government to provide adequate credit to the farmer. गवर्नमेंट ने क्या ऐसे मेजर्स लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं, जिससे जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट आसानी से मिल सके, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इंट्रो देखते हैं पहले। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन फार्मिंग, वेयर ओवर 85% फार्मर्स आर small and marginal. To ensure timely and affordable finance, the government has introduced multiple institutional policy and digital reforms. ठीक है, अच्छा इंट्रो है, आप एकदम सेम ये यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो इंडिया है, वहाँ इंडिया के जो फार्मिंग है वहाँ पे 85% फार्मर्स हैं, वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। सो इसको सही काम करें इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, उसके लिए चाहिए कि इन जो ये 85% जो फार्मर्स हैं इनको टाइमली फाइनेंस चीज़ें हो पाएँ, ताकि ये सारे इनपुट्स यूज़ कर पाएँ टाइमली, सीज़न बाय सीज़न। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और डिजिटल रिफॉर्म्स किए हैं। अब हम पहले इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी मेजर्स देखेंगे फॉर क्रेडिट फ्लो। सॉरी, फर्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेट। तो इसमें क्या किया गया है कि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनको एलोकेट किया गया है कि आप जो भी लोन्स देंगे ना क्रेडिट, उसमें जो 18% हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, 18% वो जाएगा एग्रीकल्चर को। देन किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए 1998 में, ये स्कीम इशू की गई 1998 में। इसमें क्या है, ओवर 7 करोड़ एक्टिव KCCs हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीज़ एट द 4% इंटरेस्ट विद सब्सिडी। तो उन किसानों के लिए ये इजी पड़ता है टू हैव सच क्रेडिट एंड मेक देयर एग्रीकल्चर मोर इकोनॉमिक। देन रूरल कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक, दैट इज़ RRBs। ये तो मेनली बनाई गई हैं रूरल एरियाज़ के लिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, अंडर 1 स्टेट 1 RRB,
तो इसका यही काम है कि इस तरीके की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रेडिट चाहिए होता है उनको आसानी से कोऑपरेटिव्स को और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सके क्रेडिट. देन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. 3% interest subvention on prompt repayment reduces effective interest rate to 4% per annum for crop loan. जैसे किसी ने एक कोई क्रॉप लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर उसको 3% तक का हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, पहले से कम हो गया. तो 4 से 3 हो गया. कैसे? अगर किसी ने जो लोन लिया था और उस लोन को वो टाइम से पहले जल्दी जल्दी चुका देगा, रीपेमेंट उसकी प्रॉम्प्ट कर देगा, तो उसको ये लाभ मिलेगा सबवेंशन वाला, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वाला. देन इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रेंथनिंग द रिस्क मैनेजमेंट इनिशिएटिव. नाबार्ड री फाइनेंस सपोर्ट है. इसमें क्या है? नाबार्ड प्रोवाइड्स री फाइनेंस टू कोऑपरेटिव एंड आरआरबीज अंडर इट्स लॉन्ग टर्म रूरल क्रेडिट फंड. ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म में ये जो रूरल क्रेडिट है वो लॉन्ग टर्म में किसानों को मिल सके और वो उसको यूज़ कर सकें. देन एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF. इसमें क्या है? 1 लाख करोड़ फंड 2020 में ऑफर्स क्रेडिट गारंटी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर पोस्ट हार्वेस्टमेंट इंफ्रा पे. ठीक है, 1 लाख करोड़ फंड इन्होंने क्रेडिट किया. ठीक है. देन नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम. क्रेडिट गारंटीज वाया AIF to 2 crore and CGF FPO to 2 crore enables collateral light lending. ठीक है, इसके थ्रू भी आपको लेंडिंग मिल सकती है अप टू 2 crore. देन क्रॉप इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. ये इसके लिए एक फेमस जो स्कीम आई थी अपनी PM फसल बीमा योजना, इंटीग्रेट्स क्रेडिट लिंक्स इंश्योरेंस फॉर रिस्क मिटिगेशन. ठीक है. देन कंक्लूजन. India's credit infrastructure aims to make farming productive, risk resilient, and inclusive. Strengthening institutional credit and digital access can turn credit delivery into credit empowerment. Realizing Mr. Swami's vision for our green revolution through financial inclusion. ठीक है. Then next question. Was the Bhudan movement a part of land reforms in India? Discuss its major effect. Okay. 8 marker, 125 words. Sorry. Emerging from post-independence agrarian inequality, Bhudan movement 1955, led by Acharya Vinoba Bhave, sought to redistribute land voluntarily from rich to the landless, reflecting India's Gandhian approach to land reform. Then आता है Bhudan movement as a part of land reform. So first point है complementary to state land reforms. ये state land reforms को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब एक तरीके से उसी चीज़ को और ही फुलफिल करते हैं. ठीक है. कैसे? वाइल गवर्नमेंट लॉज इम्पोज्ड लैंड सेलिंग्स, Bhudan aimed at moral persuasion to ensure voluntary redistribution. Then Gandhian philosophy of trusteeship, inspired by Gandhi's concept that landowners are trustees of community wealth and not absolute proprietors. Next point, the integration with government policy. Post 1953, states like Bihar and Andhra Pradesh officially supported Bhudan through administrative assistances. Then expansion of Gramdan and Sampatti Dan. Estimates vary widely. Early 1960s में saw a surge but many later lapsed. मतलब एक तरीके से ऑफिशियली नहीं बट इनऑफिशियली ये पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ही था, बिकॉज जो ट्रस्टीशिप फिलॉसफी फॉलो की गई और इंटीग्रेशन इसको मिला विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़. इस तरीके से ये लैंड रिफॉर्म्स का ही पार्ट हम कंसिडर कर सकते हैं. देन मेजर इफेक्ट ऑफ
Bhudan movement. First, land redistribution and awareness generation. By 1969, about 45 lakh acre were pledged, though only one third was effectively transferred. बोला ज़्यादा गया कि इतना हो प्लेज किया गया, बट ट्रांसफ़र से तो उसका वन थर्ड ही हुआ. देन रूरल सोशल हार्मनी एंड नॉन वायलेंट रिफॉर्म मूवमेंट रिड्यूस्ड class tensions by promoting dialogue instead of coercive redistribution. Then policy insurance on later land reforms. ठीक है. Example, raised public consciousness leading to legislative reforms like Land Ceiling Act 1955 to 1972. Then limitations and decline. पुअर इम्प्लीमेंटेशन था, इसलिए बहुत लंबा नहीं चला. फेक डोनेशंस किए लोगों ने. लैक ऑफ लैंड रिकॉर्ड, बहुत रिकॉर्ड नहीं था इस चीज़ का. रिड्यूस इट्स एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन एग्रेरियन स्ट्रक्चर. देन कंक्लूजन. दो लिमिटेड इन मटेरियल रिजल्ट, Bhudan was morally transformative, embedding the spirit of equality in India's land reform narrative. As we know of Bhave's status, Bhudan is not a charity but a change of heart, the seed of social justice. Then हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है. पहला एक क्वेश्चन शॉर्ट में क्या आया था, वो भी था इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड. वो था सेकंड पेपर में. ठीक है. ये है थर्ड पेपर में, तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव चेंज है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का चेंज पूछा गया. ठीक है, देखते हैं. Intro. The new economic policy of 1991 introducing liberalization, privatization and globalization reshaped India's production and labor structure, shifting the economy from state dominated to market driven and from agriculture to services. Then structural changes in employment pattern. Structural changes क्या आया, शिफ्ट हुआ फ्रॉम एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर तक. अब जो पहले 65% पॉपुलेशन 60 से 65% एग्रीकल्चर में थी, वो कम होके अब 45 तक रह गई. अब तो और 41-42 बची है. ठीक है. देन राइज ऑफ इनफॉर्मल एंड कंटेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हुआ. 90% जो वर्क फेस है वो अभी भी वर्कफोर्स इनफॉर्मल है डिस्पाइट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एज सीन इन गिग एंड प्लेटफॉर्म जॉब्स. Then growth of self-employment and MSMEs. MSME sector के employs over 11 crore people driven by deregulation and credit access under NEP reforms. Then feminization and casualization of labor. जो female labor participation, female force labor participation ratio ये जो है LFPR has risen from the around 30% to 42%, though much of the increase is in self-employment or own account work. Then evaluation, gains and challenges. Gains क्या हैं NEP के? फर्स्ट गेन है प्रोडक्टिविटी एंड मॉडर्नाइजेशन. मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स लाइक पुणे, नोएडा, बेंगलुरु रिफ्लेक्ट हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. ये नया सेक्टर मतलब नया सिटीज़ उभरे हैं. दैन चैलेंजेस, जॉबलेस ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी. GDP grew with 6 to 7% annually, but employment elasticity fell well below 0.3 in many estimates. Rural-urban employment divide. Migration intensified post-reforms as industrial hubs expanded without rural employment absorption. अब ज़्यादा लोग
गांव से शहर जाने लगे, क्योंकि गांव में अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत कम डेवलप हुई थी। और क्या है कि जो ग्रोथ तो हुई, जॉबलेस ग्रोथ हुई, मतलब जी इकोनॉमी बढ़ रही थी लेकिन उस हिसाब से जॉब नहीं लोगों को उतनी ज़्यादा मिल रही थी। इनइक्वलिटी भी बढ़ी है। ठीक है, गेन क्या है, पॉजिटिव चीज़ क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है मॉडर्नाइज हुई थी। देन पॉलिसी रिस्पॉन्स नीडेड, इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, पीएम विश्वकर्मा योजना एम टू रिवाइव लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट द एनईपी, दैट इज दिस इज द कंक्लूजन। The NEP catalyzed economic dynamism but deepened employment dualism. Future reforms must balance efficiency with equity by promoting labor intensive digital and green jobs, realizing the vision of inclusive growth with human dignity. The next question, question number 5. India is experiencing the phase of population divide, that is also known as the population dividend or demographic dividend. In this context, discuss the measures adopted by the government to tackle appropriately the problem of unemployment in the country. With over 65% of its population below 35, India stands at the middle of its demographic dividend days. हमारी 65% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो 35 से कम एज की है। मीन्स हम अभी यंग इंडिया है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन यंग है। सो स्किल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल एनरिचमेंट के लिए क्या किया गया है? स्किल इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, जिसके थ्रू 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है इन इंडस्ट्रियल लिंक्ड मॉड्यूल्स में। देन NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसमें इंसेंटिवाइज किया गया इंडस्ट्रीज़ को टू ट्रेन इन अप्रेंटिस विद 25% स्टाइपेंड शेयरिंग. Then Atal Innovation Mission and PM Yuva Yojana promote startup ecosystem and entrepreneurship among youth. Education employment linkage via NEP 2020. Introduce skill-based and vocational credit from secondary to higher education. Direct employment and livelihood measures. इसकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके? मनरेगा लाया गया 2005 में, जिसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट फिक्स है फॉर 5 to 8 करोड़ हाउस होल्ड इन प्रेजेंट पीक ईयर्स. VMEGP and Stand Up India scheme. It generated more than 70 lakh self-employed opportunities through MSME support. Then digital and platform economy jobs. eShram portal registered over 3 crore unorganized workers for social security and job mapping. Startup India and Make in India both encourages youth-led innovations. India now has 100 plus unicorn employing lakhs in tech and services. Then harnessing the demographic dividend demands a jobs and skill revolution. This is ये हम conclusion देख रहे हैं. Demands the jobs and skill revolution. As Dr. APJ Abdul Kalam envisioned, empowering youth through employment is the foundation of developed India. Next question. What are the major initiatives of the Government of India for promoting technology-based solution for rural upliftment? यानी गवर्नमेंट के हमें वो इनिशिएटिव्स लिखने हैं जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो डेवलपमेंट के लिए, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए. देखते हैं. इंट्रो. India's rural sector, home to nearly 65% of its population, is witnessing a silent technological revolution. डिजिटल एंड कनेक्टिविटी बेस्ड इनिशिएटिव क्या है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसमें भारत नेट है जो टारगेट कर रहा है
मोर देन 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, और 2.8 ग्राम पंचायत वर सर्विस रेडी इन मार्च 25। कॉमन सर्विस सेंटर 5 लाख से ज़्यादा बनाए गए हैं। G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज के लिए, लाइक ई कृषि, टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज। देन PM वानी एंड रूरल वाईफाई कनेक्टिविटी। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स इस्टेब्लिश किए गए इन विलेजेस टू प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ई ग्राम स्वराज एंड एक्शन सॉफ्ट ऐप फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल प्लानिंग इन लोकल गवर्नेंस। देन डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये हम पहले हमने देखे कौन से, डिजिटल कनेक्टिविटी वाले। अब हम देखेंगे टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल लाइवलीहुड। फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 में जो आया था, उसमें यूज़ ऑफ ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI फॉर प्रिसिजन फार्मिंग, सॉयल हेल्थ मैपिंग एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसने इंटीग्रेट कर दिया सारी मंडीज़ को। अब फार्मर एक ही प्लेटफॉर्म पे बेटर प्राइस पा सकते हैं और सारे चीज़ों को आसानी से सेल कर सकते हैं। एंड PM किसान संपदा एंड एग्री इंफ्रा फंड बनाया गया, जो इट प्रमोट फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक थ्रू टेक ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कृषि विज्ञान केंद्र एंड RUTAG रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप्स अंडर PSA's ऑफिस डेवलप सिंपल टूल फॉर डेयरी, सेरिकल्चर एंड irrigation. Then this is the conclusion part, that yes, technology is emerging as a new engine of rural transformation by improving connectivity, productivity and inclusivity. Technology is not just a tool for development, it is a bridge between aspiration and achievement for रूरल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the digital arrest? Which are the states most affected by the problem of the digital arrest in India in the last 3 years? Mention the effective measures taken by the government of India in this direction. ठीक है, पहले इंट्रो देखते हैं। With the surge in internet penetration and digital payment, India has witnessed new forms of cyber fraud. हाँ, ये चीज़ें काफ़ी हमारे लिए नॉर्मल हो गई। देन अब हम देखते हैं व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। इन अ डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्रिमिनल्स impersonate police or government officials through video calls, fake websites, falsely accusing victims of crimes or illegal parcels, or forcing them to transfer money for bail or verification. लोग वो इस तरह एक्ट करते हैं जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं या पुलिस हैं। देन वीडियो कॉल के थ्रू, वो फेक वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को फोर्स करते हैं कि वो मनी ट्रांसफ़र करें या उनको पूरे ट्रैप में फंसाते हैं। ठीक है, ये मेजर एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ डिजिटल अलर्ट्स ज़्यादा होता है। यूपी, तेलंगाना, दिल्ली, NCR, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, देन मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स टू रिपोर्ट डिजिटल फ्रॉड। ठीक है, देन इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C MHA, ये ट्रैक करती है और ब्लॉक करती है फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स को और कॉल सेंटर्स को और मोल अकाउंट्स को। 3 लाख SIMs एंड 49,000 बैंक अकाउंट अभी तक लॉक किए जा चुके। 3 लाख सिम है ये, सिम एंड 49,000 बैंक अकाउंट ब्लॉक किए जा सके। देन साइबर सेफ इंडिया कैंपेन जो चलाई गई थी ताकि वार्निंग लोगों को मिल सके अगेंस्ट द डिजिटल अरेस्ट। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड क्रैकडाउन,
Indian agencies collaborated with Interpol and Asian countries to solve this problem. Now, conclusion. Digital arrest reflects the evolving nature of cybercrime in India's digital decade, combating its demand a synergy of law enforcement, digital literacy, and international cooperation. As Home Minister Amit Shah aptly says that cybersecurity is national security in the era of digital India. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Next question. Describe the role of the artificial intelligence in safety and security during disaster management. Okay, let's see the question. With the frequency of natural and man-made disasters rising due to climate change and urban vulnerability, artificial intelligence has emerged as a powerful tool for predictive warming, efficient response, and resilient recovery. Then AI used in early warning, prediction and risk assessment. पहला है इसका पार्ट प्रेडिक्शन एनालिटिक्स एंड फॉरकास्टिंग मॉडल्स. एआई ड्रिवन सिस्टम है जो आईएमडी का मौसम और इसरो का भुवन पोर्टल जो हम यूज़ करते हैं डिज़ास्टर के से रिलेटेड चीज़ों को. कहाँ गया? डिज़ास्टर से रिलेटेड चीज़ों को फॉरकास्ट करने में. देन रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन एंड मैपिंग होती है किससे? एनडीएमएस आईएस इनेबल एआई इनेबल जीआईएस मैपिंग के थ्रू. देन अर्थक्वेक एंड सुनामी प्रेडिक्शन रिसर्च, ongoing AI and ML research at Indian institutes. Okay. Then AI in disaster response and safety operations. Search, rescue and damage assessment. ये कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है, कंप्यूटर विजन कर रहा है. देन स्मार्ट सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, फॉर एग्जांपल फेशियल रिकग्निशन एंड क्राउड एनालिटिक्स सिस्टम. इससे भी हम जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको टैकल करते हैं. देन डिसीजन मेकिंग सिस्टम फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट. इमरजेंसी मैनेजमेंट के में हम क्या कौन सा डिसीजन सिस्टम यूज़ करते हैं? वो हम एआई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल. क्योंकि हमें एआई वाले ही सिर्फ इन्होंने पूछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट है कहीं पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ हो सकती है. देन अब देखते हैं एआई इन पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी एंड रेजिलियंस बिल्डिंग. देख ही चुके हैं हम. ये क्या हेल्प करता है? साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट टूल की तरह. देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क एंड रिकन्स्ट्रक्शन प्लानिंग में भी, एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल रिलीफ ऑटोमेशन में. ये वॉर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते, दैट इज वॉर्न एक्ट एंड रिकवर वाया कैप्स सचेत एंड आईएमडी एंड भुवन, ऑगमेंटेड बाय यूएवीज एंड एनालिटिक्स paired with data governance and last mile readiness is key for saving lives. Then next question number 9, that is mention the role of Indian Defence Research and Development Organization, that is DRDO, in India's security setup. Okay, so intro है इसका. It is established in 1958, is the apex body for indigenous research and innovation in defense technology, strengthening strategy and military capabilities. उसके लिए इन्होंने क्या किया? मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स डेवलपमेंट ये किए इन्होंने. तो इन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश मिसाइल इन सब की सीरीज डेवलप की अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. Then advanced weapon platform, LCA Tejas fighter jet, Arjun main battle tank, Pinaka multi-barrel rocket system भी इन्होंने बनाया. Then defense electronic and radar system, नेत्रा, रोहिणी radar ये भी बनाया गया. Then promoting self resilience and technological sovereignty. वो कैसे? आत्मनिर्भर भारत एंड डिफेंस प्रोडक्शन. DRDO developed technologies have led to over 2000 technology transfer agreements and over 200 production licenses जो अभी तक लिए गए हैं. देन इंडिजीनियस सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स डेवलप किए गए.
that is development of composite materials, propulsion systems, and avionics reduce dependence on import. Dual use technologies for civilian application लाइक कोल्ड चेन सिस्टम के लिए, बायोमेडिकल डिवाइस के लिए, यूएवीज फॉर डिजास्टर रिलीफ, extends DRO's DRDO civilian impact. Then DRDO stands as the cornerstone of India that self-reliance, transforming the nation from an arms importer to technology innovator. Self-reliance in defense is the true indicator of nation's sovereignty and strength. Okay. हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन ए का. आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द एफर्ट टेकन टू डील विद देम. गार्ड इंट्रो देखते पहले. गार्डिंग अ कोस्ट लाइन ऑफ 11,098.81 kilometer and safeguarding India's vast maritime interest, the Indian Coast Guard, established in 1978, plays a vital role in ensuring maritime security, environmental protection and law enforcement. जी बिल्कुल, आईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली जो हमारे ओशियन और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल वाले एरियाज हैं उधर. देन मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रांसनेशनल थ्रेट्स, सबसे ज़्यादा इनको यही मिलता है. क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग होती है, पायरेसी होती है, इन्फ्लेंटेशन अटैम्प्ट्स होते हैं, उनसे इन लोगों को थ्रेट मिलता है. इलीगल फिशिंग एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीक्वेंट अरेस्ट ऑफ फॉरेन फिशिंग वेसल्स एंड स्पेशली फ्रॉम श्रीलंका एंड म्यांमार, ये बहुत न्यूज़ में रहता है कई बार. देन coastal surveillance and infrastructure gaps, over 1,200 landing points and numerous unmanned stretches हमें यहाँ पे मिलते हैं. Search and rescue operations and disaster response, increasing cyclone like Amphan, Torkte and sea incident, ये भी एक थ्रेट बनते हैं बार बार, क्योंकि फिर कोस्ट गार्ड सही से अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते हैं अगर एटमॉस्फेयर ही ठीक नहीं है. देन पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैरीटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑयल स्पिल्स जो होती हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन है लाइक MV एक्सप्रेस पर्ल, ये रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स इक्विपमेंट एंड ट्रेन पर्सनल इसको चलाने के लिए. ठीक है. देन efforts and measures to strengthen this safeguard, strengthening the coast guard मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड. कोस्टल रेजिलियंस नेटवर्क बनाया गया, फेज 1 फेज 2. एक्सपेंशन ऑफ फ्लीट एंड एविएशन एसेट्स, इनको भी एक्सपेंड किया गया. टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियनाइजेशन दोनों किए गए. देन कोऑर्डिनेशन थ्रू नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी मैकेनिज्म के साथ इनका काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया गया ताकि इनकी एक्टिविटी और अच्छी हो सके, इनकी फंक्शनिंग और अच्छी हो जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की. देन इन्हेंस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तो सबसे डायरेक्ट मेथड है जो किया जाता है वर्किंग को या एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए. देन इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी आउटरीच की गई ताकि पता चल सके कहाँ किस एरिया में किस तरीके की नीड है. देन कंक्लूजन, इंडियन कोस्ट गार्ड इज इवॉल्व्ड इनटू अ मल्टी mission technology-enabled maritime force that act as sentinel of the sea, as the ICG motto proclaims, Vayam Rakshama, यानी we protect. A secure coast ensures a secure nation. So this is it in the section A of GS 3rd. Let's start with question 11. क्वेश्चन है, डज इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर्स सोशल जस्टिस, डिस्कस. पहला पार्ट ये है. देन व्हाट स्टेप्स शुड हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, elucidate your answer. Then introduction.
इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर टू इंटरलिंक्ड पिलर्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एंड विजन। सही है। देन इंक्लूसिव ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। कैसे, ये पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट पार्ट। कॉन्सेप्चुअल लिंकेज है। कैसे? इंक्लूसिव ग्रोथ है जो वो इंश्योर्स करती है कि जितने भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन है वो इम्प्रूव करें लाइवलीहुड को, एजुकेशन को और डिग्निटी ऑफ ऑल सेक्शंस, अलाइनिंग with the Article 38 and 39 of the Indian Constitution. Then second point है economic empowerment leading to equality. जब भी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है लोगों में तो इक्वलिटी भी प्रमोट होती है सोसाइटी में, यानी सोशल जस्टिस होता है। कैसे? लाइक ग्रोथ इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉज एज सीन इन द मनरेगा एंड पीएम किसान uplifts rural poor, thereby promoting social justice. Okay. The next one, reducing in social and regional disparities. रिडक्शन जब होता है सोशल और रीजनल डिस्पैरिटीज़ का, तब भी इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी प्रमोट होती है। लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ब्रिजेस डेवलपमेंटल गैप्स अक्रॉस रीजन्स। देन लिमिटेशन, ग्रोथ अलोन इज़ नॉट इनफ। लेकिन लिमिटेशन क्या है इसकी कि सिर्फ जो ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस को प्रमोट नहीं करती है। लाइक हाई जीडीपी ग्रोथ तो इंडिया में काफ़ी टाइम से हो रही है, बट हमने इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ते हुए भी देखा है। जैसे जो गिनी इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्कोर कितना है? 25.5। इसमें जितना ज़्यादा स्कोर होता है जिस कंट्री का, उसमें उतनी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी होती है। तो इंडिया में काफ़ी है अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। सो ये शो कर रहा है कि दैट विदाउट टारगेटेड जस्टिस इन मेजर्स इंक्लूजन रिमेन्स इनकम्प्लीट। ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। फर्स्ट है पॉवर्टी एलिवेशन एंड लाइवलीहुड जनरेशन। मनरेगा एक्ट जो आया था, इससे राइट टू वर्क लोगों को प्रोवाइड दिया गया और इनकम की सिक्योरिटी भी दी गई फॉर 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड एनुअली। कितने दिन के लिए था? यानी 100 दिन का काम उसमें सुनिश्चित किया गया था कि आपको 100 डेज का काम मिलेगा ही मिलेगा। देन फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन, ये भी बड़ा है। उसके लिए पीएम जनधन योजना, आधार एंड मोबाइल लिंकेज, जैम ट्रिनिटी। इससे क्या हुआ? 50 करोड़ जो सिटीजन थे इंडिया के वो फॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क के अंदर आ गए। एंड थर्ड पॉइंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर स्कीम्स। इसके थ्रू सोशल जस्टिस कैसे बढ़ रही है? जैसे पीएम आवास योजना, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन। इन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों के हैं वो अच्छे किए हैं, स्पेशली वुमेन, SC एंड रूरल पुअर के। देन एजुकेशनल एंड स्किल इंक्लूजन, NEP 2020, स्किल इंडिया मिशन एंड पीएम कौशल विकास योजना। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। इससे भी जो सोशल जस्टिस है वो प्रमोट हो रही है इंडिया में। गवर्नमेंट के ये स्टेप्स है। देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इक्विटी, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, ये इंश्योर करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड न्यूट्रिशन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। देन 6 पॉइंट, रीजनल एंड जेंडर जस्टिस प्रोवाइड की जा रही है। कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड अप इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम दैट प्रमोट्स इक्विटी एक्सेस अक्रॉस जेंडर एंड जियोग्राफी। का आप कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है दैट इंक्लूसिव ग्रोथ क्रिएट्स द इकोनॉमिक फाउंडेशन while social justice ensures equitable distribution and dignity. India's welfare paradigm from Manrega to Ayushman Bharat reflects a move from growth for few to growth by all and for all. ठीक, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना कॉन्सेप्चुअल, ये रिपीट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12,
Budget are half used if they serve only as planning device. Critically examine this statement. ठीक है, देखते हैं. Budget is merely not a merely financial statement. It is a governance instrument that reflect the government's socio-economic vision. सो जो बजट है, पहले तो प्लानिंग डिवाइस की तरह कन्वेंशनली जो रोल है वो क्या है, कन्वेंशनल वो है ब्लूप्रिंट ऑफ गवर्नमेंटल प्रायोरिटीज, फ्रेमवर्क फॉर पॉलिसी डायरेक्शन, टूल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन. ठीक है. देन वाई बजट मस्ट गो बियॉन्ड प्लानिंग. हमें प्लानिंग से आगे भी बजट का इस्तेमाल करना चाहिए. कैसे? फॉर इम्प्लीमेंटेशन गैप्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन. जैसे क्या गया, वो बहुत बार इस बात को अपनी रिपोर्ट्स में बता चुका है कि जो अंडर यूटिलाइजेशन है वो डिले करता है इन सेलेक्ट मिनिस्ट्रीज. देन नीड फॉर आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग. आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग की ज़रूरत है. जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनपुट आउटपुट फ्रेमवर्क लिंक्स एक्सपेंडिचर विद मिजरेबल रिजल्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट. देन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी डायमेंशन, ये भी ज़्यादा होना चाहिए. बजट एग्जीक्यूशन ट्रैक्ड थ्रू PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रैक होने चाहिए. और इंश्योर हो रियल टाइम फंड फ्लो मॉनिटरिंग. देन रोल इन फिजिकल डिसिप्लिन एंड फीडबैक. इसमें भी हम रोल ले बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी इन सारी चीज़ों में हम बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे FRBM एक्ट 2003 वाला, एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी इंश्योर्स दैट प्लानिंग ट्रांसलेट्स इनटू सस्टेनेबल फिजिकल मैनेजमेंट. ठीक है. अब है क्रिटिकल इवैल्यूएशन हमें करना है. ठीक है, कि जो प्लानिंग है और जो एग्जीक्यूशन है उसमें क्या गैप है. पहला तो बजट एज डायनेमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह में यूज़ करना चाहिए. पोस्ट पैंडमिक जो बजट है वो काउंटर साइक्लिंग स्पेंडिंग की तरह यूज होने लगे हैं टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, शोइंग रिस्पॉन्सिवनेस बियॉन्ड प्लानिंग. देन पार्टिसिपेटरी एंड परफॉर्मेंस बजटिंग, इस पर भी ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. देयर जेंडर एंड चाइल्ड बजट्स इंश्योर इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस मिनिस्ट्रीज. हम जो हमारे जेंडर बजट्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और चाइल्ड बजट्स भी हम ला सकते हैं. देन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स, E-ऑफिस, PFMS, डेटा गवर्नेंस, क्वालिटी इंडेक्स, ये सब इन्हेंस करते हैं ट्रांसपेरेंसी और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को. हमें इन चीज़ों को और इस्तेमाल करना चाहिए. देन चैलेंजेस क्या परसिस्ट कर रहे हैं, दैट ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी बहुत देखने को मिलती है और फिजिकल पॉपुलिज्म देखने को मिलता है. यानी इकोनॉमिकली ऐसी पॉलिसीज़ बहुत बार बना दी जाती हैं जो पॉपुलेंस की बेसिस पे बनी होती हैं. यानी कई बार वो डीपली सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही होती, लेकिन पॉपुलर डिमांड होती है इसलिए उस तरीके की पॉलिसी बना दी जाती है. ठीक है, ये है. तो ये शॉर्ट टर्म जो पॉपुलिस्ट स्कीम्स होती हैं वो ऑफन ओवरशैडो कर लेती हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रायोरिटीज़ को. हाँ, तो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्रायोरिटीज़ के थ्रू हमें और जो अच्छी स्कीम बनानी चाहिए थी, जबकि उसकी जगह हम शॉर्ट टर्म और पॉपुलर टाइप की स्कीम बना देते हैं जिसकी लोग शॉर्ट टर्म में डिमांड कर रहे होते हैं. इससे हमें आगे बचना चाहिए. देन कंक्लूजन, गुड बजटिंग इज़ नॉट अबाउट नंबर्स अलोन, इट इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी रुपी डिलीवर्स वैल्यू टू द लास्ट सिटीजन. हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो हर एक रुपया है वो उसकी वैल्यू उस इंसान तक पहुंच पा रही है जो एकदम सबसे पीछे खड़ा है समाज में, या सबसे पीछे का नागरिक है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेस द रोल ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. कि क्या हमने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, पहले ये देखना है किसका क्या रोल है. देन प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना जो है उसने कैसे हेल्प किया है इरिगेशन एक्सेस करने में अक्रॉस द कंट्री. ओके.
पहला इसका इंट्रो, इरिगेशन इज द बैकबोन ऑफ इंडियाज एग्रेरियन इकोनॉमी वेयर नियरली 50% फार्म लैंड स्टिल डिपेंड ऑन मानसून। वेरी करेक्ट, शॉर्ट एंड क्रिस्प, अच्छा इंट्रोडक्शन है। देन रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पहला है पॉलिसी एंड फंडिंग जो सेंट्रल से मिलती है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP प्रोवाइड्स सेंट्रल असिस्टेंट टू मेजर प्रोजेक्ट्स, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन पे सेंट्रल स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, असिस्टेंस अपना। देन मेजर नेशनल प्रोजेक्ट जो उनको भी सेंटर चलाती है, मतलब सेंट्रली देखती है, लाइक केन बेतवा रिवर लिंकिंग, पोलावरम प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन माइनर एंड मीडियम जो स्कीम्स होती हैं वो स्टेट लेवल पे चलती हैं। इसमें स्टेट इरिगेशन जो डिपार्टमेंट है वो मैनेज करता है कैनाल्स को, लिफ्ट इरिगेशन टैंक्स एंड चेक डैम, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट देखती है। देन ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम्स जो हैं उनको भी स्टेट देखती है, लाइक राजस्थान में जौहर है, तमिलनाडु में ओरानीज है, ये क्या है रिवाइव्ड थ्रू लोकल स्कीम्स। देन इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फर्स्ट इम्पैक्ट क्या है, इट इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कैसे जैसे इसने क्या किया मर्ज कर दिया IMBP वाटरशेड एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को इन सबको मिला के एक पूरा इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना दिया है। देन वाइडर इरिगेशन जो कवरेज है उसको दिया गया है, तो इसका स्लोगन भी है कि हर खेत को पानी। अभी तक 20 लाख हेक्टेयर या 26 to 29 लाख हेक्टेयर्स कवर किए गए हैं इन दिस अंडर दिस स्कीम। देन माइक्रो इरिगेशन पुश पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस पे भी काफ़ी ध्यान दिया गया अंडर दिस स्कीम। लाइक माइक्रो इरिगेशन कवरेज जो है वो 96.8 लाख हेक्टेयर अंडर PDMC टिल अगस्त 2025। Then water harvesting and recharging, this is also the one of the features of the PM किसान सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मोर देन 9,000 वाटर से जो प्रोजेक्ट हैं वो कवर हैं इसी के अंदर। देन टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया, लाइक GIS बेस्ड मैपिंग एंड मोबाइल ऐप्स फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड एफिशिएंसी, ये भी यूज़ हो रहा है। देन PMKSY हैज़ टर्न्ड इरिगेशन प्लानिंग इनटू अ कम्युनिटी ड्रिवन वाटर रेवोल्यूशन इंश्योरिंग हर खेत को पानी, एज द मोटो गोज per drop more crop, sustainable water is the key to sustainable growth. This was the good conclusion. Okay, now we come to the question number 14. Question number 14 क्या है, that critically evaluate the strategy of poverty elevation programs in India in recent year. देखिए अलग अलग पॉवर्टी के डायमेंशंस पे लगभग हम कितने क्वेश्चन देख चुके हैं, 4 to 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ये टॉपिक ही ओवरऑल किसी भी पेपर में आया है, किसी भी पेपर का पार्ट है, हर पेपर में अलग अलग ओरिएंटेशन से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, हर ईयर इसके क्वेश्चन आ ही रहा है। चलिए इंट्रो देखते हैं। इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फ्रॉम 29% to 11% ड्यू टू टारगेटेड वेलफेयर एंड डायरेक्ट डिलीवरी रिफॉर्म्स, ठीक है। देन अब रीसेंट पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, एक तो DBT एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दूसरा फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, तीसरा यूज़ ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एंड डेटा एनालिटिक्स है, देन चौथा रूरल डेवलप एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अप्रोच। सो ये सारी जो रिसेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो यूज़ की गई हैं। देन लिमिटेशन एंड इमर्जिंग चैलेंजेस, फर्स्ट पॉइंट फ्रेगमेंटेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स है,
क्या हो रहा है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जिससे ये हो रहा है लाइक मोर देन 300 सेंट्रल स्कीम्स चल रही हैं। बताइए आप कितना डुप्लीकेशन हो रहा है और कितना इनएफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है। और इस चीज़ को कैग ने अपनी रिपोर्ट में बोला भी था दैट वी नीड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। देन एम्प्लॉयमेंट एंड income stagnation. PLFS 2023 shows that 45% of workforce is low-paying agriculture. In low-paying agriculture, non-farm job creation remains limited. ठीक है, अभी भी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 45% वो लो पेइंग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ज़्यादा उनकी जो इनकम में फ़र्क नहीं आया। देन इनइक्वालिटी एंड रीजनल इम्बैलेंस, ये भी एक इशू है। जो ऑक्सफेम है उसने रिपोर्ट किया कि 10% इंडियंस जो हैं वो 77% वेल्थ है इंडिया की उसको होल्ड करते हैं। और जो इससे पॉवर्टी क्या होती है वो कंसनट्रेट हो जाती है कुछ स्पेशल पार्ट्स में कंट्री के। जैसे कहाँ हमें मिलती है, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलती है देखने को पॉवर्टी। देन अर्बन पॉवर्टी एंड इनफॉर्मल वर्कर्स नेग्लेक्ट, इनको सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। ऐसा माना जाता है लोगों का बेसिकली कि शहर में गरीब लोग रहते ही नहीं है, सारी पॉवर्टी रूरल इंडिया में है, जबकि ये गलत परसेप्शन है। जो कोविड-19 जब आया था तब ये चीज़ बहुत एक्सपोज हो गई थी दैट जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, जो इनफॉर्मल लेबर्स हैं, उनके पास सोशल सेफ्टी नेट तो है ही नहीं, तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए जब लॉकडाउन इंडिया में हुआ था तो कोई भी वर्कर, आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर तब आप समझदार होंगे तो कोई भी वर्कर सिटीज़ में नहीं रुकना चाहता था बिकॉज उनको पता था वो डेली अर्न करते हैं वेजेस और डेली खाते हैं, उनका वही लाइवलीहुड है। अगर सब जगह लॉकडाउन लग जाएगा देन हाउ दे विल बी एबल टू रन देयर फैमिली एंड लाइफ। तो उन्होंने तो बहुत सारे लाखों लोग क्या हुए थे लॉकडाउन में अपने घर वापस चले गए थे, तो उससे ये जो अर्बन पॉवर्टी थी वो एक्सपोज हो गई थी। देन टारगेटिंग एंड मेजरमेंट गैप, एक्सक्लूजन एरर्स इन SECC and NFSA data leads to under coverage of diverging household। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि जो मेजरमेंट गैप्स हैं और टारगेटिंग है, मतलब दोनों में गैप है। इस चीज़ को लोग मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं वो ठीक से कवर अप नहीं कर पा रही। ओके, नेक्स्ट, द वे फॉरवर्ड टूवर्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिडक्शन, जॉब सेंट्रिक ग्रोथ एंड स्किल डेवलपमेंट, दैट इज PM विश्वकर्मा एंड स्किल इंडिया, इसको हमें यूज़ करना चाहिए। देन क्लाइमेट रेजिलियंट एंड डिजिटल लाइवलीहुड मॉडल्स, देन फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल एंड रीजनल इक्विटी, इंटीग्रेटेड सोशल एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ठीक है, इन चीज़ों को हम, इन पॉइंटर्स को यूज़ करके इंडिया में सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं और पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं। देन इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं दैट इंडियाज पॉवर्टी स्ट्रेटजी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम वेलफेयर टू एम्पावरमेंट, yet jobless growth and inequality remains major hurdle. As Mahatma Gandhi envisioned, poverty is the worst form of violence. Okay, now we move toward the question number 15. What do you understand by the buffer stock? Is it essential for food security in India? Explain clearly. Very important and good question also. So, introduction. Buffer stock refers to the reserve of food grains maintained by the government to ensure food availability, price stability, and emergency supply during storage or crisis. Then meaning and purpose of buffer stock.
Definition and mechanism. Buffer stock is created through procurement of food grains, mainly rice and wheat, from farmers at MSP, minimum price rate. देन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ये भी काम करता है। अगर हमारे पास बफर स्टॉक होता है, क्या काम करता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बाय कर लेती है ग्रेन्स को, और जब कभी कमी पड़ती है तब उस स्टॉक को रिलीज़ करती है ताकि इन्फ्लेशन भी ना बढ़े और स्कैर्सिटी भी ना हो चीज़ों की। और देन इंश्योरिंग सप्लाई ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी किसी तरीके की इमरजेंसी आती है, लाइक ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, पेंडेमिक हो गया, तो फूड अवेलेबिलिटी मेंटेन रहती है विदाउट एनी डिसरप्शन। देन सपोर्ट टू पीडीएस सिस्टम। ग्रेन फ्रॉम बफर स्टॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर हाउस होल्ड अंडर एनएफएसए एंड पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो सपोर्ट करता है पीडीएस सिस्टम को भी। देन रोल एंड नेसेसिटी फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। क्या रोल है? प्रोटेक्ट्स फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर्स को भी। देन इंश्योर्स अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी, ये एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों को इंश्योर करते हैं। देन डिजास्टर एंड पेंडेमिक रेजिलियंस, इस टाइम पे भी ये काम आता है। देन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसका भी रोल प्ले करते हैं। देन लास्ट प्राइस स्टेबलाइजेशन एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये हमने अभी पीछे देखा था, सेम चीज़ ही है। ठीक है, देन चैलेंजेस क्या हैं और रिफॉर्म्स नीडेड अभी क्या हैं, अभी हमें और क्या करना चाहिए कि ये सिस्टम है जो ये बफर हमारा और अच्छा और ज़्यादा हो सके। एक्सेस स्टॉक एंड स्टोरेज कॉस्ट, ओवर स्टॉकिंग यानी 70% से ज़्यादा मिलियन जो टन्स हैं, स्ट्रेन्स फिजिकल रिसोर्सेज एंड लीड टू वेस्टेज, जब इससे ज़्यादा हम स्टॉक कर लेते हैं जितना हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है इन फ्यूचर, तो वो वेस्ट हो जाता है वो फूड। देन नीड ऑफ डाइवर्सिफाइड बफरिंग, और हमें बफर स्टॉक सिर्फ राइस और वीट का नहीं बनाना चाहिए, हम पल्सेस का भी बनाना चाहिए, हमें मल्टीग्रेन्स का भी बनाना चाहिए, न्यूट्रिशनल वाली सीरियल्स का बनाना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशनल नीड है इंडिया की वो भी पूरी हो सके। देन मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए, FCI's डिपॉट ऑनलाइन सिस्टम एंड वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्रूव्स efficiency एंड ट्रांसपेरेंसी इन buffer stock. Okay, then conclusion. Buffer stock act as backbone of India's food security system. Thus, an efficient, diversified, and transparent buffer stock system remains indispensable for India's large-term food resilience. Yes, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि हम जो इंडिया जो बफर स्टॉक कर रही है उसमें एक नहीं कई सारी चीज़ों का एक साथ बफर किया जाए और इफ़िशेंटली बफर बनाया जाए, डाइवर्स चीज़ें हों और ट्रांसपेरेंट भी हो, हमें भी आइडिया हो कि बफर स्टॉक में कितना कहाँ पे चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंपेयर इंडियाज़ नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विद मॉडर्न एरोनॉटिक्स, मेंशन द पॉलिसीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च इन दिस फील्ड। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, वही 12 मार्कर एंड 200 वर्ड लिमिट। इंट्रोडक्शन देखते दैट इंडियाज एंशिएंट fascination with the flight finds mention in epics like Ramayana and Mahabharata, while modern astronauts is driven by scientific validation, engineering designs and global research standards। कंपैरिजन करना है हमें इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न एरोनॉटिक नॉलेज का। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस क्या है ट्रेडिशनल में? इंट्यूटिव आइडियाज़ ऑफ विमान एंड वैमानिका शास्त्र। मॉडर्न एरोनॉटिक्स बेस्ड ऑन प्रूवन एरोडायनेमिक्स एंड फिजिकल लॉज पे है। इसका पर्पस क्या है? मैथेडिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रांसपोर्ट दैट पुष्पक विमान, और इसका सिविल डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशन है मॉडर्न एरोनॉटिक्स का। देन मटेरियल्स एंड प्रोपल्शन, स्पेकुलेटिव मेटल्स एंड मरकरी इंजन्स इसमें यूज़ हुए। देन एलॉयज
मॉडर्न वाले में अलॉयज, कंपोजिट्स एंड जेट एंड क्रायोजेनिक इंजन्स, मॉडर्न एरोनॉटिक्स में. देन मेथडोलॉजी टेक्सचुअल एंड फिलोसफिकल एंड अनटेस्टेड. देन यहाँ पे मॉडर्न में एक्सपेरिमेंटल, डेटा ड्रिवन एंड वैलिडेटेड. ठीक है. आउटकम कल्चरल इमेजिनेशन ऑफ फ्लाइट्स, और यहाँ पे रियल एयरक्राफ्ट, यूएवीज एंड स्पेस क्राफ्ट. ओके. देन policies of the Department of Science and Technology DST for research in aeronautics and aerospace. अब हमें पॉलिसीज देखनी है. पहला प्रमोशन ऑफ R&D एंड इनोवेशन को प्रमोट किया. उसमें जो DST है उसने सपोर्ट किया रिसर्च. जैसे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके अंडर. देन इंटरडिसिप्लिनरी मिशन स्टार्ट किए गए फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. क्या मिशन का नाम है, नेशनल मिशन फॉर ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सेंटर, यानी NMNICPS फंड्स AI, ड्रोन एंड ऑटोनोमस फ्लाइट रिसर्च. देन इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. DST collaborates with DRDO, ISRO and IITs for advanced aerodynamics and propulsion and material research. Then international and industrial linkage. DST's bilateral R&D programs and India US, India Sweden, ये भी हमने इंटरनेशनली भी कोलैबोरेट किया है. सपोर्ट जॉइंट एरोस्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. देन सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड सेल्फ रिलायंस अंडर द आत्मनिर्भर भारत एंड DST निधि प्रयास, यानी सीड सपोर्ट दिया गया कि आप इस तरीके का स्टार्टअप भी लगा सकते हैं. देन कंक्लूजन, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इंस्पायर्स कल्चरल इमेजिनेशन वाइल मॉडर्न एरोनॉटिक्स embodies scientific realization. DST's innovation-driven policies bridge this continuum, ensuring that India's flight for imagination transforms into a flight of technology. So science and tech का अच्छा क्वेश्चन है. Then question number 17. What are the ecologically sensitive areas in India? Mention the policies of the government of India for their protection. ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बट हमें थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको आंसर करना पड़ेगा. ओके. सो इंट्रो, दैट इंडियाज इकोलॉजिकल वेल्थ रेंजिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू कोरल आइलैंड्स includes several ecologically sensitive areas that are vital for biodiversity conservation, climate regulation and sustainable livelihood. Very correct thing. ऐसा ही है क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाई है इंडिया की इकोलॉजी. देन सेंसिटिव एरियाज इन्होंने पूछे हैं, तो उसमें है पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं. उसमें कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड. दीज एरियाज आर होम टू endemic species and fragile ecosystems. Then ecologically sensitive zones हैं उस that declare around the national park sanctuaries to act as buffer areas restricting harmful activities. Then coastal and marine sensitive areas हैं Gulf of Mannar, Sundarban, Gulf of Kutch, Coral Reef of Lakshadweep, rich in mangroves and marine biodiversity. Then high altitude and forest ecosystem. Himalayan glaciers, Aravalli ranges, Shola forest. These are vital for water security and soil conservation. यानी इतने टाइप के इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इंडिया में हैं. देन वेटलैंड एंड रामसर साइट भी हैं. उसमें चिल्का, लोकटक, वुलर, कोल्डियो क्रूशियल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फ्लड कंट्रोल. देन desert and arid landscape, Thar desert, run of Kutch, sensitive to climate and human intrusion. Then now policies and measures for protection of ecologically sensitive areas. इसमें हम देखते हैं क्या है,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 का। देन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2003, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 में, वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 17 में आया, वेटलैंड घाट ESA गाइडलाइंस, कारगिल एंड कसूरी रंजन रिपोर्ट दोनों। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, कैंपा फंड, ये सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। ओके, देन कंक्लूजन दैट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज इन इंडियाज नेचुरल सेफ्टी वॉल्स एक्ट एज India's natural safety walls. As the UNEP reminds, protecting nature is not a choice, it's survival insurance for humanity. ठीक है, then next question. Question number 8 is that what are the social networking sites? How does their uncontrolled use increases the possibility of cyber attack? Okay. So the social networking sites are digital platforms that enable users to create, share and exchange their information and ideas in virtual communities. जैसे आजकल हम जितनी भी ऑनलाइन साइट्स यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स या ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ये सारे हैं। देन अब हमें इनका क्या नेचर है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। यूज़र जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरैक्टिव एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। देन इंटीग्रेशन अक्रॉस डिवाइसेस एंड सर्विसेज एंड डेटा ड्रिवन एंड पर्सनलाइजेशन है। देन रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड यूज एंड साइबर अटैक वल्नरेबिलिटीज हैं। कैसे हैं? फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक, हैकर्स इम्पर्सनेट कर लेते हैं ट्रस्टेड कंटैक्ट को और देन स्टील कर लेते हैं फाइनेंशियल डेटा और क्रेडेंशियल्स को। देन आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, डेटा ब्रीच हो जाता है, पर्सनल डिटेल लीक हो जाती है, फ़ोटोज़, आधार कार्ड लिंक इन्फॉर्मेशन, जिससे फ्रॉड और ब्लैकमेल जो है वो बढ़ जाता है। देन मालवेयर एंड द रैंसमवेयर इन्फिल्ट्रेशन, इससे मिलिशियस लिंक वगैरह पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो इससे क्या होता है, जो वायरस और जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं वाया सोशल प्लेटफॉर्म सारे हमारे इक्विपमेंट पे भी, लाइक फ़ोन हो गया, ये हमारे लैपटॉप्स हो गए, इन सब पे। देन फेक न्यूज़ एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स एक्सप्लॉयट पब्लिक ओपिनियन एंड नेशनल सिक्योरिटी। कई बार फेक न्यूज़ वगैरह हमारी नेशनल सिक्योरिटीज़ के लिए भी इशू बन जाते हैं। देन कॉरपोरेट स्पिनच एंड टारगेटेड अटैक्स भी होते हैं। लिंक्डइन स्टाइल प्रोफेशनल स्कैम्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हमारे डेटा को और उसको मिसयूज़ करते हैं। देन लैक ऑफ डिजिटल हाइजीन एंड ओवर शेयरिंग, कई बार क्या होता है, जब पोस्टल रियल टाइम लोकेशन होती है और जो पर्सनल अपडेट होती हैं उससे हमारी जो डिजिटल जो हाइजीन है वो भी डिस्टर्ब होती है। देन मिटिगेशन एंड पॉलिसी मेजर्स, हम किस तरह इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके लिए पहला साइबर हाइजीन हमें मेंटेन करनी पड़ेगी और अवेयरनेस कैंपेन लानी पड़ेगी। जैसे इंडिया में कई बार ये वाली साइबर सुरक्षित भारत और साइबर स्वच्छता केंद्र प्रमोट करते हैं कि सेफ डिजिटल बिहेवियर ऑर्गेनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्गर लीगल फ्रेमवर्क्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 में और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आया। इट रेगुलेट द मिसयूज ऑफ डेटा। Then secure authentication practices, two-factor authentication and AI-driven anomaly detection system enhances user security. Then international and institutional cooperation भी ज़रूरी है, जैसे CERT-in collaborate करता है globally to identify phishing domains and block malicious servers. इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पे साइबर अटैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन कंक्लूजन दैट द सोशल नेटवर्किंग साइट सिंबलाइज द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी बट अनचेक्ड यूसेज टर्न देम इनटू गेटवे फॉर साइबर एक्सप्लॉयटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 19, नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर इट। अब पहले डेफिनेशन देखते हैं, इंट्रो देखते हैं। नार्को टेररिज्म refers to the use of narcotic trade and drug trafficking to finance, support and execute terrorist activities. India's proximity to the
Global Crescent and the Golden Triangle has made it particularly vulnerable to this menace. नार्को टेररिज्म में जो नारकोटिक वाले ड्रग्स ट्रेड है चीज़ों का वो होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है फाइनेंस के लिए, और एग्जीक्यूट करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ये है पूरा क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट और ये गोल्डन ट्रायंगल, आप इसको बना सकते हैं एग्जाम में। देन नेचर एंड डायमेंशंस ऑफ नार्को टेररिज्म इन इंडिया। फंडिंग ऑफ टेरर नेटवर्क, टेरर नेटवर्क्स को फंड करते हैं जैसे लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इन लोगों रिपोर्ट फंड भी किया है क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को पंजाब और JNK में। देन क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज होती है, क्राइम नेक्सेस होता है केरला गुजरात वगैरह में, पाकिस्तानी ड्रोन और मैरीटाइम रूट्स वगैरह इनके थ्रू पहुंचते हैं। देन इंटरनल एडिक्शन क्राइसिस एंड यूथ रेडिकलाइजेशन। हाई ड्रग एडिक्शन रेट्स इन पंजाब में, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्यू में हमने कई बार ड्रग से रिलेटेड जो एडिक्शन है बहुत हाई पाया गया कुछ एरियाज में, जिसमें पंजाब, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट है। इससे पता चलता है कि इस तरीके की चीज़ें इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट करती हैं और सिक्योरिटी के लिए भी इशू हैं इंडिया के लिए। करप्शन एंड वीक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। इनएफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है एजेंसीज में, जिससे जो ट्रैफिकर्स हैं वो इन्वेड कर जाते हैं प्रोसिक्यूशन को। देन मेजर्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सर्विलियंस, लीगल एंड फाइनेंशियल ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। देन डी एडिक्शन एंड सोशल रिहेबिलिटेशन मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिटी विजिलेंस को स्ट्रॉन्ग करें, इंटरनेशनल एंड रीजनल कोऑपरेशन को एम्पावर इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनको भी और एम्पावर करने की ज़रूरत है। देन नार्को टेररिज्म blurs the line between crime and warfare, threatening both internal stability and external security. A 4D strategy हम यूज़ कर सकते हैं, like detection, disruption, deterrence and de-addiction can effectively counter this hybrid threat. Okay. The last question of this paper, discuss the functions of the National Security Council of India. So it established in 1998, is an apex body for coordinating and integrating India's national security policy. It advises the PM on internal and external threats, defense preparedness and intelligence coordination, strategic policy formulation. स्ट्रक्चर क्या है इसका, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है सबसे अपेक्स लेवल पे, उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं लाइक डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब लोग, और NSA इसके पार्ट होते हैं। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लाइक जो NSA हैं वो प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं PM को, और हेड्स द NSC सेक्रेटेरिएट एंड कोऑर्डिनेट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। देन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप चेयर्ड बाय द NSA सिंस अक्टूबर 2018। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है उसके बाद, इट इंक्लूड एक्सपर्ट फ्रॉम डिफेंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक इनपुट्स। ओके, द मेजर फंक्शंस क्या है इसके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजिक एडवाइस, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, साइबर एंड एनर्जी सिक्योरिटी ओवरसाइट, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी प्लानिंग, थ्रेट असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या है, इट इंश्योर्स होलिस्टिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इसमें डिफेंस, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी सबको मिला के ये एक पूरा सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर होलिस्टिक रूप से डेवलप करती है यही NSC। देन एक्ट कर एज स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक जो प्रोवाइड करती है कॉन्टीन्यूटी इन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। देन ओवरलैप विद एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज एंड लैक ऑफ, अच्छा फिर ये सिग्निफिकेंस थे दो, ये दो इधर चैलेंजेस हैं। ओके, देन इट ओवरलैप्स क्या हो जाता है, मिनिस्ट्रीज के साथ कई बार ओवरलैप हो जाता है, और इसके ऊपर लैक ऑफ लेजिस्लेटिव बैकिंग है, लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी अथॉरिटी कई बार लिमिटेड हो जाती है। देन रिक्वायर्स ग्रेटर इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन सिस्टम्स, ये हम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं ताकि डिसीजन और प्रॉम्प्ट लिया जा सके। देन कंक्लूजन दैट टुडेज नेशनल सिक्योरिटी इज अंडरस्टूड एज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दैट गोज बियॉन्ड बॉर्डर्स to include economic, technological and social dimensions.
The NSC plays a pivotal role in shaping India's comprehensive national security framework. So this is all in your पेपर 3 of 2024. आई होप आपको एक बेसिक एनालिसिस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हुई होगी इस पूरे एनालिसिस से. और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए then please do inform, comment, like, share these analysis, and thank you for watching.